तो शिखर सम्मेलन आप सभी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमन। प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और अब अगला मेहमान। इन 3 सालों में कितना बदला है भारत, इस बदलते भारत की बदली तस्वीर और तकदीर, वो हम आपके मंच के जरिए, शिखर सम्मेलन के मंच के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगले मेहमान को आपको इंट्रोड्यूस करूं, भारतीय राजनीति का एक ऐसा युवा चेहरा, और आप सभी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, एक ऐसा युवा चेहरा जिसके चेहरे की कमत, जो चमक है, किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं। एक ऐसा युवा चेहरा जिसने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही युवावस्था में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। मध्य प्रदेश से है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है, गुना से लगातार 4 बार से जीत के घोड़े पर सवार है, लगातार 4 बार से जीतते आ रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा सर, आप प्लीज मंच पर आएं और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी नेहा। बहुत शुक्रिया आपका अमन, और स्वागत है ज्योतिरादित्य जी आपका एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में। सीधे आपसे सवाल जवाब का सिलसिला होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने भारतीय राजनीति पर अपनी सबसे गहरी और लंबी छाप छोड़ी। कांग्रेस पार्टी जिसने कभी नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आज बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। सभी जरूरी सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से होंगे, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है ज्योतिरादित्य जी, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फ्रंट पर आप मौजूद थे मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर, और आप लोगों ने कहा मोदी सरकार के 3 साल यानी 30 तिकड़म। मोदी सरकार की तिकड़मबाजी को कांग्रेस समझ गई, पर जनता को तो आप कुछ समझा नहीं पाए, क्यों? देखिए, मैं मानता हूं कि देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र में अपना जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं, और प्रजातंत्र की यही कमाल है कि फेरबदल होता है, परिवर्तन होता है। हर एक पार्टी के इतिहास में उतार चढ़ाव आती है। हम सत्ता में 10 साल रहे, हमने कई कल्याणकारी योजनाएं देश के लिए क्रियान्वयन की, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी कि आज हम लोग विपक्ष में बैठे हैं। अब एक विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमें दी है, और मैं मानता हूं कि जहां विपक्ष की कमियों को भी हम लोग उजागर कर रहे हैं, उसी के साथ हमारी जो सोच विचारधारा हो वो भी जनता के समक्ष हम लोग रख रहे हैं। वर्तमान में मैं मानता हूं कि समय की मांग है कि देश की अगर विकास और प्रगति हम चाहते हैं तो एक बहुत पुराना इतिहास है इस देश का, सांप्रदायिक सद्भाव का, उदार विचारधारा का, धर्मनिरपेक्षता का, वो इस देश की नींव आज से नहीं लेकिन हजारों सालों से रही है। उस नींव को हमें सुरक्षित रखना होगा, और उस नींव को जब हम सुरक्षित रखेंगे तो उस पर इमारत हम लोग खड़े करें विकास और प्रगति के, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगारी का मामला हो। और यही एक सर्वांगीण विकास की एक सोच विचारधारा होनी चाहिए जिस पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है, और वो संदेश हम जनता के समक्ष हम ले जाएंगे। पर वहीं आप फेल हो गए ना, जनता के बीच वो संदेश आप दे रहे हैं। लोकल चुनाव से लेकर राष्ट्रीय स्तर के चुनाव तक अगर जनता आपको वोट नहीं दे रही है और जनता की अदालत में वही जीत रहे हैं जिन्हें आप वोट ना देने की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, किसी भी सरकार या किसी भी सरकार के कार्यकाल में एक समय का विश्लेषण करना सही नहीं। सरकार का कार्यकाल है 5 साल। 5 साल बाद क्या नतीजे आएंगे वो आपके और हमारे समक्ष रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी में उतार चढ़ाव आती है। शायद अभी भाजपा का चढ़ाव है, लेकिन इसका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं, जनता के समक्ष हम ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि चुनाव हम नहीं जीते हैं। कई उपचुनाव जो सामान्य स्तर पर जो पार्टी सत्ता में होती है वो सदैव जीतती है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मेरे प्रदेश में जहां भाजपा 13 साल से राज कर रही है, लेकिन अभी 2 उपचुनाव हुए जिसमें से एक भिंड में, अटेर में
कांग्रेस बड़े मजबूती के साथ जीती है। तो मैं नहीं मानता कि वहां ये तो आप चेहरा थे ना, तो कांग्रेस पार्टी के लिए चेहरा कौन है, इस पे भी तो सवाल पर है। मैं नहीं मानता कि ये असंभव है, लेकिन जरूर हमें आत्म मंथन करना होगा, विश्लेषण करना होगा और एक नई सोच विचारधारा के साथ हमें जनता के समक्ष जाना होगा। पंजाब के चुनाव को हम जीते हैं, अभी बाई इलेक्शन हम लोग जीते हैं, कर्नाटक में भी, मध्य प्रदेश में भी, और अभी समय में मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि कांग्रेस सुदृढ़ता के साथ जनता के समक्ष वो जाएगी। बदलाव कब आएगा ज्योतिरादित्य जी? क्योंकि सीधा सवाल ये पूछा जा रहा है, अब तो कार्यकर्ताओं की भी बीच से आवाज आ रही है कि राहुल कब हटेंगे, प्रियंका कब आएंगी। आप ही के कार्यकर्ता पोस्टर लगाते हैं, प्रियंका लाओ कांग्रेस बचाओ। मैं नहीं मानता कि ये तो ना उचित है और ये ना तो सही है। राहुल जी में वो क्षमता है, उनकी एक दूरदृष्टिकोण है, इस देश के प्रति उनकी एक सेवा भाव है और आप देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस दोबारा उस शीर्ष पर पहुंचेगा। पर ज्योतिरादित्य मैं जी, आपको देखिए, बताना ये चाहता हूं, जनता का सवाल है। जब आप कहते हैं कि मोदी सरकार विफल रही है इन तमाम चीजों पर, उन्हें वोट देने से पहले सोचिए या उन्हें वोट मत दीजिए, तो आप ये नहीं बता पाते कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा वोट क्यों दे जनता? राहुल गांधी का सक्सेस रेट इतना लो क्यों है? राहुल गांधी क्या अपनी राजनीति समझा नहीं पाते? उनकी बातों पर उन्हीं के कार्यकर्ता और नेता क्या विश्वास नहीं करते? ये तमाम सवाल हैं जो आपसे होते हुए जनता जानना चाहती है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई तथ्य है या तो ये सही है। राहुल जी में गंभीरता है, क्षमता है और वो समय बताएगा। ये भी आप न भूलें कि 10 साल हमारी सरकार रही और जिस भाजपा की आप आज बात कर रहे हैं वो भी हम न भूलें कि एक समय था कि जब वो भाजपा भी संसद में केवल 2 सीट लेके आई थी। तो जरूर वर्तमान में हमें आत्म अवलोकन करना होगा और एक नई सोच विचारधारा से हमें आगे आना होगा, लेकिन वो विश्वास मुझे कांग्रेस पार्टी में है, हमारे नेतृत्व में है और हमारे कार्यकर्ताओं में। आपने अवलोकन की बात की, मैं आप ही के नेताओं की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि इन तमाम चीजों पर देश बात करता है जब ये चीजें सामने आती हैं। देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस पार्टी के एक बड़े रणनीतिकार थे असम में। जब वो छोड़कर गए और बीजेपी की जीत के सूत्रधार बने वो असम में, उन्होंने कहा जब वो राहुल गांधी से मिलने गए तो राहुल गांधी, ऐसा लग रहा था उन्हें कि अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा पालतू कुत्तों से प्यार करते हैं। दिग्विजय सिंह, जो एक बड़े वक्त तक एक बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं, उन्होंने गोवा और मणिपुर के बाद कहा कि राहुल गांधी को डिसाइसिवली एक्ट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। तो जब पार्टी के भीतर से आवाज आ रही है, आखिर क्यों गांधी परिवार के आगे कांग्रेस पार्टी देखना नहीं चाहती? क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां बैठ के इतने तीखे हमले बीजेपी पर कर सकते हैं लेकिन कांग्रेस की कमान नहीं संभाल सकते? देखिए, मैं आपको कहूं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि हम दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी प्रजातांत्रिक प्रणाली से हम अपने नेता को चुनते हैं। चाहे सोनिया गांधी जी का चुनाव हो, चाहे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का चुनाव हो, वो चुनाव के दरमियान सर्वसम्मति से चुन के आए हैं। मैं ये नहीं मानता कि किसी ने उनको पार्टी के ऊपर थोपा गया है। हमारी सबकी मंशा, हमारी सोच विचारधारा है कि वे नेतृत्व करें और उसी के आधार पर वे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि समय किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जरूर दोबारा उभरेगी। वो वक्त कब आएगा जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? मुझे लगता है कि शीघ्र से शीघ्र ये निर्णय लिया जाना चाहिए और मैंने तो आपके चैनल पर और अनेक चैनलों पर कई बार कहा है कि वो समय आ चुका है। 6 महीने 8 महीने पहले मैंने कहा है और उनको नेतृत्व उनके हाथ में दिया जाना चाहिए और उसके आधार पर उनको अपनी नीति और सोच विचारधारा का क्रियान्वयन करना चाहिए। सर, आप राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, युवा नेता हैं, क्या सोच चल रही है उस तरफ की सोनिया गांधी जिनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, खबरें भी आती रहती हैं, क्या ये सही वक्त नहीं है जब कांग्रेस पार्टी में ऊर्जा भरने के लिए, अगर वाकई में राहुल गांधी दिशा दे सकते हैं तो उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाए? क्या रिलक्टेंस सोनिया गांधी की तरफ से है या अनिच्छा राहुल गांधी की तरफ से है? मामला क्या है? पहले तो मैं आपको बताऊं कि सोनिया जी की तबीयत बिल्कुल सलामत है और सही है, ना उनको कोई कठिनाई है। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं और मैं आपके साथ 100% सहमत हूं कि देरी हो रही है और राहुल जी को उस अध्यक्ष पद जल्द से जल्द स्वीकार करके नेतृत्व करना चाहिए। मैं आपके साथ 100% सहमत हूं। पर इसके लिए कुछ करेंगे नहीं? हमने आवाज़ उठाई है और आपके चैनल के द्वारा मैं दोबारा आज आवाज़ उठा रहा हूं
सर, आपको हमारे चैनल के राहुल जी थ्रू को- आवाज उठानी पड़ रही है राहुल गांधी के लिए, जिनके साथ दूसरी पंक्ति में आप मजबूती से खड़े नजर आते मैं हैं। मुखर व्यक्ति हूं और जो मेरे दिल में बात होती है मैं स्पष्ट कह देता हूं। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो ज्यादा डिप्लोमेसी करता हूं, और मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द वो पद उनको ग्रहण करना चाहिए और कांग्रेस की नीति, सोच, विचारधारा हमें जनता के समक्ष रखना होगा। ठीक। अच्छा, मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कमियां देख रही है मोदी सरकार की जब रिपोर्ट कार्ड और परफॉर्मेंस की बात की जाती है? ये एक बहुत विस्तृत प्रश्न है, पर मैं शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से हमने ये वार्ता शुरुआत की, कि जहां भारत की एक नींव है और अगर वो नींव सुरक्षित रहेगी सांप्रदायिक सद्भाव की, उदार विचारधारा की, तभी उसी के ऊपर एक विकास और प्रगति की नीति आप बना सकते हो। और आज जो असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में फैला हुआ है, जहां सिखाया जाता है कि आप क्या पहनोगे, आप क्या खाओगे, आप क्या बोलोगे, एंटी रोमियो स्क्वाड्स निकाली जाती हैं। मैं मानता हूं कि जो कथनी और करनी में सरकार की की नीति में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, नीति में, नियत में फर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाता है, जहां मऊ में सम्मेलन किया जाता है, वहां ही लाखों करोड़ों दलितों के विरुद्ध जब अत्याचार इस देश में होता है तो सरकार पूरी तरह से जैसे सांप ने सूंघ लिया हो, कोई जवाब नहीं। चाहे रोहित वेमुला का मुद्दा हुआ हो, चाहे ऊना का मुद्दा हुआ हो, और वहीं बीजेपी के नेता ये जवाब देते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। जब जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग गैर जिम्मेदार वक्तव्य दें और उनके विरुद्ध कोई एक्शन न लिया जाए, तो ये असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में फैलेगा। सांप्रदायिकता का जो माहौल पूरे देश में फैला है, आपका एजेंडा क्या है? क्या आपका एजेंडा विकास का है, प्रगति का है, या आपका एजेंडा है लव जिहाद? पर एक सवाल और आपका एजेंडा है घर वापसी? ज्योतिरादित्य जी, जब आप ये योगी तमाम बातें कहते हैं, आदित्यनाथ जैसे जिम्मेदार व्यक्तियों ने जो टिप्पणी दी है पूर्व में, साक्षी महाराज जो सांसद हैं, जो टिप्पणी उन्होंने दी है, और उसके विरुद्ध सरकार के द्वारा पूरी चुप्पी साधी हुई है। पर बीजेपी आप पे भी पलटवार करती है और वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाती है। अभी रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ मैं समाप्त कर पाऊं? पहले सेशन में थे, मैं समाप्त कर ये पाऊं? सवाल जोड़ दूं, मैं समाप्त कर पाऊं, फिर आप जरूर अच्छा, दूसरा सवाल ठीक पूछिए। ठीक है। तो जब ये वातावरण निर्मित होगा देश में, एक भय का वातावरण, एक अमन चैन को पूरी तरह से तोड़ने का वातावरण, तो उससे जनता जरूर असुरक्षित अपने आप को पाएगी। स्वतंत्रता संस्थानों पर आज वार किया जा रहा है, आपके ऊपर वार किया जा रहा है। आपके ऊपर मतलब मीडिया के ऊपर। जब मीडिया कुछ कहती है तो उनको ब्लैकआउट करने का थ्रेट लगाया जाता है। पूरे देश में, चाहे आपके एएमयू हो, चाहे आपका एफटीआईआई हो, पुणे की यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, वहां वार किया जा रहा है। आरबीआई जैसे संस्था को नचाया जा रहा है। मैं आपकी बात तो जब से ये जो ढांचा इस देश का है, नीति आयोग को बना दिया है इन्होंने, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग, बम्पर लॉटरी और नई ड्रॉ निकालने की संस्था। तो जब ये वातावरण है, और इसके बाद मैंने तो शुरुआत भी नहीं की है कि अगर आप विदेश नीति इनकी देखो जो पूरी तरह से विफल है। आप कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाओगे, चीन आपको चारों तरफ से इस देश को घिर रहा है। चाहे श्रीलंका में निवेश हो, म्यांमार में निवेश हो, चाहे आपकी एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के प्रस्ताव का विरोध कर रही हो, और आप खुलेआम देखे जा रहे हो। पाकिस्तान के साथ आप इस सरकार की क्या नीति है? आप बोलते थे कि 56 इंच की छाती, और अब वास्तविक तौर पर जब आप आते हो तो सारी शॉल की डिप्लोमेसी कर रहे हो। जो कल पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में तमाचा पड़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? कुलभूषण जाधव, मैं चाहूंगी उस पर भी प्रतिक्रिया दें। वो बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं मानता हूं, और मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे देश के एक जवान की रक्षा इस सरकार ने की है। मैं सत्य को सदैव सत्य मानता हूं, और मैं बधाई इस सरकार को भी देना चाहता हूं कि एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब हमारे जवान के विरुद्ध बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता था, उस समय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि एक सर के बदले में 10 सर, और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि गुनाह पाकिस्तान करे और सफाई भारत दे। और आज जब हमारे जवानों के विरुद्ध बर्बरतापूर्ण व्यवहार हो रहा है तो क्या जवाब है? बिल्कुल, ये सवाल जो है इसका जवाब इलाके पर संघर्ष विराम का उल्लंघन हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे जवानों के अपने जीवन का आहुति दे रहे हैं, लेकिन इस सरकार का कोई जवाब नहीं। बिल्कुल इस सवाल का जवाब दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ। विदेश नीति, मैं समाप्त कर पाऊं। विदेश नीति
आंतरिक सुरक्षा, रक्षा नीति, सबसे लोएस्ट स्पेंड डिफेंस बजट में 1962 के बाद इस साल हुआ है। केवल 1.6% की वृद्धि। पैसा नहीं है हम लोगों को रक्षा के तंत्र को खरीदने के लिए। 80,000 करोड़ का बजट, जिसमें से केवल 10,000 करोड़ बाकी है इस साल के स्पेंडिंग के लिए। तो चाहे रक्षा नीति हो, चाहे आप रोजगारी के अवसरों की बात करो, आपने कहा था कि 2 करोड़ हम लोग रोजगार के अवसर हर साल देंगे। 3 साल का क्या रिकॉर्ड है आपका? 2014 में 4 लाख, 2015 में 2 लाख और इस वर्ष में 1,35,000 आपने लोगों को नौकरी दी। मतलब 2% भी आपने अपने टारगेट का क्रियान्वयन नहीं किया है। तो चारों तरफ आप देखो, और जो सरकारी योजना की लीपापोती की आप बात कर रहे हो, सारे यूपीए सरकार की योजनाओं को आपने नाम बदल के अपने खाते में मार्केटिंग में डाल दिया। नहीं तो राजीव गांधी ग्रामीण आगे बढ़ रही हैं योजना, तो अच्छी बात है ना। आपने दीनदयाल योजना बना दी, निर्मल भारत को आपने स्वच्छ भारत बना दिया, जेएनयूआरएम को आपने अटल योजना बना दी। तो एक पूरी लीपापोती। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बता दो इस सरकार की एक योजना, नई योजना 3 साल में जो ये सरकार ने क्रियान्वयन किया हो, जिसके आधार पर जनता को उसका लाभ मिल रहा है। पर फिर एक सवाल ये भी पूछा जाता है ज्योतिरादित्य जी कि अगर कांग्रेस पार्टी की ही योजनाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं तो कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। किस बात पर कांग्रेस हमें पर कोई सवाल इतराज उठा रही नहीं, है? पर मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपके द्वारा इस सरकार को कि आपने जो एक ब्लूप्रिंट बनाया था इस देश के लिए, उसके लिए आपने आज तक 3 साल में किया क्या है? इन मुद्दों से, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा हो, विदेश नीति का मुद्दा हो, रक्षा का मुद्दा हो, इस तीनों विषयों पर मैं संसद में बोला हूं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों से हटकर आप जनता का आकर्षण ले जा रहे हो घर वापसी, लव जिहाद, सांप्रदायिकता, क्योंकि आपके पास अपने पाले में कुछ दिखाने के लिए नहीं। जब आप ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगाते, जैसा कि मेरा सवाल था आपसे थोड़ी देर पहले, पिछले सत्र में हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी थे और उन्होंने एक सवाल इस मंच से पूछा, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। आरोप आप लोगों पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का बीजेपी लगाती रही है और 3 तलाक के मुद्दे पर रविशंकर प्रसाद जी ने पूछा कि महिला नेता कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी या प्रियंका गांधी जी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या वोट बैंक खिसकने का डर है? कांग्रेस की सोच विचारधारा ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर स्पष्ट है। जेंडर जस्टिस के पक्ष में है हम। महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारी मान्यता है, हमारी सोच, हमारी विचारधारा है कि जेंडर जस्टिस के मामले में हम महिलाओं के साथ हम खड़े हैं कि ताकि उनको न्याय मिल पाए। तलाक खत्म होना चाहिए। आप सरकार के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं मतलब? मैं मानता हूं कि इस देश में हर एक महिला को अपना हक मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कह सकती हूं कि आप सरकार के स्टैंड को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं तो महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं। मैं किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़ा हूं, मैं महिलाओं के पक्ष में खड़ा हूं। और जो अगर इस देश में, मैं आपको बताऊं, अगर इस देश में हम चाहते हैं कि विकास और प्रगति का सपना हो, अगर इस देश में हम चाहते हैं कि नक्षत्र की तरह हमारा देश उठ पाए, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूं आपको, क्या केवल 50% आबादी कर पाएगी? बाकी 50% का क्या होगा? जब तक महिलाओं को हम लोग आगे नहीं करेंगे तब तक इस देश में विकास और प्रगति संभव नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लेकिन इसके साथ एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि ट्विटर पर भी वो सवाल मेरे लिए आया था कि आपसे मैं ये पूछूं कि कपिल सिब्बल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके वकील हैं ट्रिपल तलाक के मामले में, और वो राम मंदिर को लेकर आते हैं और कहते हैं कि जैसे राम मंदिर में हमारी आस्था है वैसे ही ट्रिपल तलाक मुस्लिमों की आस्था है, इसमें कोर्ट दखल ना दे। फिर यह सवाल उठता है कि ट्रिपल तलाक के अत्याचार और आस्था का मुद्दा, क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? मैंने अपना मत आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखा है। मैं महिलाओं, इस देश की महिलाओं के साथ खड़ा हूं, चाहे वो मुसलमान महिला हो, हिंदू महिला हो, जैन महिला हो, किसी भी धर्म या जाति की महिला हो, मैं इस देश की महिलाओं के साथ खड़ा हूं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी इस पर बोलेंगी? देश उन्हें सुनना चाहेगा इस मुद्दे पर? वे जरूर अपना वक्तव्य भी जरूर देंगे, लेकिन मैं नेता के रूप में नहीं, एक सामान्य नागरिक के रूप में मैंने अपना पक्ष रखा है। एक सवाल मेरा और है आपसे ज्योतिरादित्य जी, आपने कहा नौकरियों के मामले में अगर कहा जाए या सीज फायर का जो नौकरियों के मामले में अगर कहा जाए या सीज फायर का जो उल्लंघन हो रहा है, विदेश नीति की जो बात हो रही है, आपकी सारी बातें भी अगर मान ली जाए, आपको क्या लगता है जनता क्यों नहीं भरोसा कर पाती? मैं कुछ आंकड़े देख रही थी सर, और जब आप लोगों की सरकार थी 2010 में 44 सीज फायर वायलेशन हुए, 2011 में 51 हुए, 2012 में बढ़कर 114 हो गया, 13 में वो 347 हो गया, 14 में वो 583 पहुंच गया, इसके
उसके बाद भी सीज फायर वायलेशंस हुए हैं। किसान आत्महत्या 2009 में 17,368, 2010 में 15,000 से ऊपर, 2011 में 14,000 से ऊपर, 2012 में 13,000 से ऊपर। मोदी सरकार के वक्त भी ये आंकड़े आए हैं, ऐसा नहीं है कि लेकिन जब क्या कांग्रेस पार्टी संकट से जूझ रही है कि सबसे लंबी सरकार कांग्रेस पार्टी की इस देश में, जो आपकी ताकत हुआ करती थी, और सबसे पावरफुल परिवार जो आपकी ताकत हुआ करता था, आज यही दोनों चीजें आपके लिए चुनौती और शायद लायबिलिटी भी बन गई हैं। देखिए, जिंदगी में चुनौती के बिना जिंदगी जीने का मतलब क्या? और जैसे मैंने आपको कहा कि चुनौती ही, मैं मानता हूं, चुनौती ही एक अवसर होता है, और आज दोबारा वो अवसर कांग्रेस पार्टी के पास है उभरने के लिए। और मैं मानता हूं कि हमारी सोच विचारधारा के आधार पर, आपने कृषि की बात की, कृषि के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर यूपीए सरकार की रही है तो कृषि के क्षेत्र में रही है, जहां समर्थन मूल्यों को हमने 2.5 गुना बना के रखा था। मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं, आप धान की बात करते हो, धान में पिछले 3 साल में समर्थन मूल्य 3.7% बढ़ोतरी हुई है। यूपीए सरकार के 3 साल में 9% बढ़ोतरी हर साल हुई थी। आप गेहूं की बात करो, 2% बढ़ोतरी पिछले 3 वर्षों गेहूं की एमएसपी में हुई है, और यूपीए के 3 साल में 4.7% वृद्धि हुई है। पूरे कृषि के क्षेत्र को आप देखो, 3 साल में 1.7% वृद्धि हुई है बीजेपी की सरकार में, और हमारे समय में 4.5%। और किसानों की आत्महत्या की अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा आत्महत्या आज हो रहे हैं। तमिलनाडु का दृश्य आपने देखा, संसद के बाहर तमिलनाडु के किसान आए थे। मैं तो वो दृश्य को डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता हूं कि अपने किसानों के शरीर के भाग को लेके आए थे, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा वहां नहीं गया। अगर हम ऋण माफी योजना लेके आ सकते हैं 72,000 करोड़ की, तो अगर इस सरकार के पास, जब पेट्रोल डीजल के दाम घट गए, सब कुछ घट गया, 2 लाख करोड़ का मुनाफा स्टेट के कॉफर्स में आ रहा है, तो ऋण माफी योजना किसानों के लिए क्यों नहीं निकाल सकती? आज अगर कृषि का क्षेत्र में हम वृद्धि नहीं दे पाएंगे तो औद्योगिकरण कहां से आएगा? ना आप औद्योगिकरण कर पाए हो, ना कृषि के क्षेत्र में आप वृद्धि ला पाए हो, ना आप अपनी देश की सुरक्षा को ठीक से देख पाए हो, ना आपने विदेश नीति ठीक से देखी है। लेकिन जरूर आपने लव जिहाद करवाया है, आपने घर वापसी करवाई है, सांप्रदायिकता का एक माहौल तैनात किया है, गौरक्षा की बात की है आपने। आपकी सब बातें मानी। मैं कहती हूं कि जनता कब समझेगी? आपको क्यों नहीं सुन रही है जनता? सबसे पुरानी पार्टी लगी है कि 2 साल 3 साल के अंदर समझे, कार्यकाल 5 साल होता है, और मैं मानता हूं कि 2019 के चुनाव में आप बदलाव जरूर देखोगे। ठीक, चलिए कुछ और सवाल आ रहे हैं, वो मैं लेना चाहूंगी आपसे ज्योतिरादित्य जी। एक सवाल रशीद किदवई जी का है। वो कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या है? क्या वो जो चुनाव है मध्य प्रदेश के 2018 के, वहां रहेंगे, चेहरा बनेंगे, या फिर दिल्ली में लोकसभा लीडर जिसकी बात चल रही है, क्या वहां ध्यान लगाएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? रशीद भाई को मैं बहुत सालों से जानता हूं, मेरे पूज्य पिताजी भी जानते थे, और शायद वो वाकिफ हों कि चाहे मेरे पूज्य पिताजी हों, चाहे मेरी सोच विचारधारा हो, पद के आधार पर सोच विचारधारा हमारी नहीं है। मैं कांग्रेस का एक आम सिपाही हूं। जो भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने मुझे पिछले 15 सालों में दी है, मैंने कोशिश की है मेरी क्षमताओं के आधार पर उस जिम्मेदारी का निर्वाह मैं कर पाऊं। जरूर मैं इंसान हूं, मुझ में भी कमियां रही होंगी, मैं मानता हूं, मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्ति परफेक्ट है, लेकिन जो मेरी क्षमता है उनके आधार पर मैंने पूरी मेहनत मशक्कत करने की कोशिश की है। जो कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी उस निर्णय का पालन करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो। मेरा एक लगाव मेरे प्रदेश के साथ, के जन जन के साथ रहा है। सदैव मैंने कोशिश की है मेरे प्रदेश की सेवा करने के लिए, विकास प्रगति लाने की, और वही मेरी सोच विचारधारा जीवन के अंतिम क्षणों तक रहेगी। सर, एक सवाल और है। राहुल गांधी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से फुल टाइम पॉलिटिशियन कब बनेंगे? ऐसा लगता है राहुल जी अपने आप को फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं समझते। ज्ञानेंद्र गिरी का यह सवाल है आपसे। राहुल जी की सोच विचारधारा इस देश के प्रति है, देश के नागरिकों के प्रति है, और वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी दोबारा उभर के आएगी और हमें जनता का विश्वास हमें जीतना होगा, जिसके लिए हमें एक नीति और एक नई ब्लूप्रिंट के साथ हमें जनता के समक्ष जाना होगा। मैं मानता हूं कि राजनीति में इस देश में केवल आलोचना करना काफी नहीं है, लेकिन हमें अपने ब्लूप्रिंट के साथ भी जनता के समक्ष में जाना होगा। क्यों जनता आपको वोट न दे लेकिन हमें दे, और वही सोच विचारधारा के साथ हम लोग जनता के समक्ष जाएंगे ताकि एक पॉजिटिव वोट के लिए भी हम जनता का ध्यान आकर्षित करके उनका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे। ज्योतिरादित्य जी, एक सवाल और है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वनवास कौन खत्म करेगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में खत्म होगा या राहुल गांधी के चेहरे पर? मैं मानता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति किसी भी राज्य में परिवर्तन नहीं कर सकता, और यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। मैं मानता हूं कि जब आप सम्मान, ऊर्जा एक एक कार्यकर्ता को प्रदान करोगे, वो कार्यकर्ताओं की फौज किसी भी प्रदेश में सत्ता को पलटने में कोशिश करती है। मैं ये भी मानता हूं कि चेहरा भी जरूरी है, लेकिन चेहरा अकेले काम नहीं कर पाएगा। चेहरा और कार्यकर्ता दोनों का जब संयम और संगम होगा तभी प्रदेश में बदलाव आएगा। और मैं पिछले 15 वर्षों से मैंने संघर्ष मेरे अपने प्रदेश में किया है और भविष्य में भी करने के लिए मैं जरूर उत्सुक हूं। लेकिन आपने जहां जहां चेहरा दिया वहां ये आपके काम आया। पंजाब में एक चेहरा था, उत्तराखंड में एक ही चेहरा था, लेकिन उन्होंने बाकी सब चेहरों को बीजेपी में भेज दिया, इसीलिए ये हालत मैं तो मानता हूं कि चेहरा देना महत्वपूर्ण है, पर क्या केवल चेहरा देना काफी है? नहीं, उस चेहरे को सभी को साथ में लेकर चलना होगा, सभी को एक ही माले में पिरोना होगा, कांग्रेस में एकजुटता लाना होगा, तभी वो चेहरा सक्सेसफुल हो पाएगा। वो काम कौन करेगा? उस चेहरे को करना पड़ेगा, पार्टी को करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। और मेरी सोच विचारधारा है कि जब मध्य प्रदेश में भी हम सभी को साथ में लेके चलेंगे, और वही उदाहरण मैं आपको इस उपचुनाव में देना चाहता हूं। इस उपचुनाव में भी मैंने कोशिश की कि सभी को हम साथ में लेके चलें, तभी उसके अच्छे परिणाम निकलें। और ये हमें त्याग करना पड़ेगा, मेरा तेरा, और मेरा और तेरा के बदले में हम का शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम लोग सफल हो पाएंगे। एक सवाल पुनीत शर्मा जी का है, वो ये पूछ रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिग्विजय सिंह पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाने के बाद ये साफ हो गया है कि कांग्रेस असली मुद्दों से दूर है और केवल झूठ की राजनीति करती है, उनका कहना है। सवाल वो ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दिग्विजय जी को निलंबित करेगी? मैं मानता हूं कि मैं नहीं जानता कि किस संदर्भ में इन्होंने कहा है, पर दिग्विजय सिंह जी ने व्यापम का मामला हर मुद्दे पर उठाया है, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी दिग्विजय सिंह जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है व्यापम के मामले में। व्यापम का वो मामला एक ऐसा कलंक है जो मध्य प्रदेश के चेहरे पर आज लगा है इस बीजेपी की सरकार के विरुद्ध। और जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने उस कांड में फंसे हैं, उनको तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है, लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे पूरा आर्किटेक्चर व्यापम का कर रहे थे, वे आज भी खुलेआम में घूम रहे हैं, और उनके विरुद्ध एक्शन होना चाहिए। जिस व्यापम के कांड में 50 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया है, ऑलरेडी 50 लोग मर गए उस व्यापम के कांड पे, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल पा रहा। एक सवाल और है, मुकेश यादव कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी 2019 में राहुल गांधी के अलावा किसी अन्य युवा चेहरे जैसे सचिन पायलट या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाएगी? ये नई सोच लाएगी कांग्रेस पार्टी? मैं मानता हूं कि राहुल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी उभरेगी, और उनके सशक्त और कुशल नेतृत्व में ही हम लोग 2019 के चुनाव को लड़ेंगे। तेरा मेरा की आपने बात की ज्योतिरादित्य जी, तेरा मेरा में तेरा कौन है? दिग्विजय मेरा कौन है? कमलनाथ, क्या इशारा है आपका? खुलासा कर दीजिए। नहीं, मेरा संदर्भ इस पे था कि हम लोग, चाहे कोई किसी भी व्यक्ति, मेरे बारे में भी आप बात करो, हम लोग लग जाते हैं कि ये व्यक्ति हमारा है, वो व्यक्ति हमारे विरुद्ध है, क्योंकि वो व्यक्ति किसी और के साथ तालमेल लगता है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जब जो भी व्यक्ति कांग्रेस के लिए कार्य करे, कांग्रेस के लिए संपूर्ण भाव के साथ कार्य करे, उस व्यक्ति को आपको साथ में लेना पड़ेगा, उस व्यक्ति को मान सम्मान आपको देना पड़ेगा।
तब कांग्रेस पार्टी को कोई शक्ति नहीं रोक पाएगी। वक्त मेरे पास कम है, इसलिए ज्योतिरादित्य जी कुछ अहम सवाल जो कि ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से हमारे दर्शकों ने रखे हैं। एक अहम सवाल ये है कि अभी मैंने चेक किया कि आप बार बार कह रहे हैं सबको साथ आना पड़ेगा, चेहरा देना बहुत जरूरी है, लेकिन अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि फिर आप अगर इसी उधेड़बुन में है कि चेहरा देंगे, कैसे देंगे, क्या देंगे, तो जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके लिए चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? 2019 के लिए एनडीए ने अभी से पीएम मोदी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आप लोग कब वो काम करेंगे, चेहरा कब देंगे? तो क्या आप अपनी इसी उधेड़बुन में लगे रहेंगे या जनता को एक विकल्प देंगे कि वो आप पर भरोसा करे? मैं दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगा, लेकिन दोनों प्रश्नों का जवाब अलग है। जहां तक राष्ट्रपति के चुनाव का मुद्दा है, उसमें विपक्ष संयुक्त रूप से एक चेहरा देगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का चेहरा या आरजेडी का चेहरा या जेडीयू या समाजवादी या बीएसपी या लेफ्ट का चेहरा नहीं होगा, ये एक संयुक्त विपक्ष का चेहरा होगा। और उसी के तारतम्य में अभी चर्चाएं चल रही हैं और शीघ्र ही वो चेहरा निश्चित रूप से पूरा विपक्ष साथ में मिलकर तय करेगा। पर क्या विपक्ष साथ में आ भी पाएगा? मैं मानता हूं कि विपक्ष जरूर साथ में आएगा और हम लोग ने संसद में भी हर कई मुद्दों पर विपक्ष साथ में आकर ही आगे बढ़ा है। दूसरा मुद्दा है 2019 का चुनाव। मैं मानता हूं स्पष्ट रूप से राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के चेहरा हैं और रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। बावजूद इसके कि 2014 के राज्यों के चुनाव आप हारे, बावजूद इसके कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें आपको खास सफलता नहीं मिल पाई। बीजेपी के कई नेताओं ने चुनाव नहीं हारा हो? अटल बिहारी जी ने भी चुनाव नहीं हारा। आपको लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं नेशनल लेवल पर? मैं बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। एक सवाल और है, और ये थोड़ा पर्सनल सवाल है सर। वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप 10 साल यंगर कैसे लगते हैं अपनी एक्चुअल एज से? क्या ये पॉलिटिकल इफेक्ट है या रॉयल फैमिली का असर है? चंदना राठी। ये तो मेरी कठिनाई है राजनीति में। राजनीति में अब ये थोड़े लाइटर वेन में, राजनीति में ज़्यादा करके कभी कभी कहा जाता है कि आगे बढ़ते हैं, अगर अंग्रेजी में मैं कह पाऊँ कि when you have either gray hair or you have no hair. Now I don't fall into any of those two categories, but मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी और समय बहुत बदल चुका है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैंने राजनीति को सन 1984 से देखा है, जब पहली बार मैंने अपने पूज्य पिताजी के चुनाव में मैंने प्रचार किया था। मैं 13 साल का था। आज की राजनीति में और ये अच्छी बात है, बहुत डिमांडिंग हो चुकी है, बहुत प्रेशर भी है, और इसलिए व्यक्ति को अपने आप को स्वस्थ भी रखना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करता हूँ, कभी असफल तरीके से, कभी लिमिटेड सफलता प्राप्त करता हूँ कि अपने आप को फिट रखूँ, डाइट के रूप में से या एक्सरसाइज के रूप में, और ज़्यादा करके असफलता का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ। चलिए, चलते चलते सिर्फ 20 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस मंच के माध्यम से देश की जनता को, एबीपी न्यूज के दर्शकों को आप क्या कहेंगे? कांग्रेस का भरोसा, जनता का भरोसा कांग्रेस पर फिर से कैसे बने? क्या आश्वासन आप देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के माध्यम से देश की जनता को? कांग्रेस की सोच विचारधारा है, मूल्य और सिद्धांत हैं। देश की सांप्रदायिक सद्भाव, उदार विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता को संगठित रखें और एक एक देश के 125 करोड़ जनता की विकास और प्रगति की नीति और ब्लूप्रिंट बनाकर हम लोग आगे देश को आगे ले जाएं। मैं मानता हूं कि देश टापू की तरह प्रगति नहीं कर पाएगी। सामूहिक प्रगति होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति को, जैसे महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता ने कहा था, उसकी प्रगति अगर हम संभव कर पाएं तभी किसी सरकार सफल हो पाती है, जो कांग्रेस की विचारधारा और मूल्य और सिद्धांत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। मैं ये उम्मीद करती हूं कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता को ये बताए कि मोदी सरकार की विफलता है और उन्हें क्यों वोट ना दिया जाए। इसके साथ ये भी बताए कि कांग्रेस पार्टी का नया विजन, नया नैरेटिव क्या है कि जनता आप पर भरोसा जताए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शिखर सम्मेलन में। थैंक यू, शुक्रिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस सांसद गुना से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला और एबीपी न्यूज
ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।